नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतर। अपना बिहार में सबसे पहले बात विपक्षी गठबंधन आईएनडीआईए की होने वाली बैठक से पहले बिहार में छिड़े सियासी संग्राम की। 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में आईएनडीआईए की अहम बैठक होने वाली है, लेकिन इस बैठक से पहले बिहार में सियासी घमासान तेज हो गया है। बीजेपी ने सीएम नीतीश कुमार पर हमले तेज कर दिए हैं। सीएम नीतीश कुमार को आईएनडीआईए का संयोजक बनाए जाने की खबर पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने तंज कसते हुए कहा कि नीतीश कुमार को आईएनडीआईए के किसी टोले का संयोजक बनाया जा सकता है। वहीं नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कहा कि पिछले 1 साल में बिहार में हत्या की 3500 से ज्यादा घटनाएं हुई हैं। पुलिस के जवानों पर लगातार हमले हो रहे हैं, लेकिन नीतीश सरकार अपराधियों पर लगाम नहीं लगा पा रही है। बीजेपी के हमले पर सीएम नीतीश कुमार ने भी पलटवार किया है और कहा है कि बीजेपी हार के डर से डरी हुई है। 1 साल के अंदर 450 से अधिक घटना पुलिस पर हमला हुआ, 450 से अधिक। कई कांस्टेबल मारे गए, दारोगा मारा गया, डीएसपी के कॉलर पकड़ करके इसी राजधानी में खींचकर अपमानित किया गया। पटना के एसएसपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके औसतन हर दिन एक हत्या की बात स्वीकार करता है। आंकड़े बताते हैं कि बिहार में पिछले 9 महीने के अंदर उनका आंकड़ा बोलता है कि 2000 से अधिक हत्या, जबकि सच्चाई है कि 3500 से अधिक हत्याएं हुई है। कि जनता दल यूनाइटेड के लोग जो भी कहें, सर्वप्रथम उनको एक टोला का संयोजक बनाने की तैयारी है कि नीतीश कुमार जी अब 4-5 गांव के एक संयोजक बनने वाले हैं, ये हमको पता चला है। अभी देश की एक बड़ी पत्रिका ने सर्वेक्षण किया है। उस सर्वेक्षण में ममता बनर्जी हैं रेस में, अरविंद केजरीवाल है, लेकिन नीतीश कुमार तो कहीं दूर दूर तक ठिकाना नहीं है। तो सपना देखने में क्या लगता है? और जिसके केवल 44 एमएलए हों, कोई पार्टी, कोई गठबंधन क्यों उनको अपना नेता स्वीकार करेगा? इसलिए भले ही श्रवण कुमार कुछ भी कहते रहे, लेकिन नीतीश कुमार तो दूर दूर तक उस रेस में नहीं है, वो रेस से बहुत पहले ही बाहर हो चुके हैं। और बीजेपी के आरोपों पर सीएम नीतीश कुमार ने पलटवार किया है और कहा है कि हार के डर से बीजेपी घबरा गई है। मुंबई में जो बैठक होने वाली है, वो उसको लेकर के विपक्ष लगातार सवाल खड़ा कर रहा है। सर, क्या खड़ा आपको लेकर ज्यादा चिंता है? आपको लेकर ज्यादा है? आप पर इतना निशाना क्यों साधता है? आपको लेकर चिंता ज्यादा है कि आप क्या बनेंगे? हमको कुछ नहीं चाहिए व्यक्तिगत, हम तो चाहते हैं सबको एकजुट करना। हम तो शुरू से न बोलते थे, आप लोग कुछ बोले, वो सब कोई क्या बोलता उसे कोई मतलब। लेकिन आप अब जा ही रहे हैं, उस दिन और भी इसको कई जगह का फाइनलाइज कुछ और पार्टियां भी ज्वाइन कर रही हैं, तो सब मिल करके कौन कौन कहाँ लड़ेगा, ये सब बात भी हम चाह रहे हैं कि जल्दी तय करें। आप लोग आपको टारगेट करता है भाजपा का लोग, क्या क्यों टारगेट? लेकिन लोग बोल रहे हैं कि आपसे बिहार संभल नहीं रहा है। सब तो कोई मतलब है जी, उस पर कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं है। वो सब जानता है ना कि वो इधर उधर था, इतने लोगों को एकजुट कर रहे हैं तो उनको नुकसान होने वाला है, इसलिए हम पर बोलता होगा। हम तो ध्यान भी नहीं देते, उसका कोई हम स्टेटमेंट नहीं देखने जाते। इस वक्त सीएम नीतीश कुमार बिहार में सियासत के केंद्र में हैं। वो बीजेपी के विरोधी नंबर 1 पर बने हुए हैं। बीजेपी के नेता लालू प्रसाद और तेजस्वी से ज्यादा नीतीश कुमार पर निशाना साधते हैं, और ऐसा शायद इसलिए हो रहा है क्योंकि नीतीश कुमार ने 2022 में बीजेपी से रिश्ता तोड़ दिया था और बीजेपी का साथ छोड़कर आरजेडी के साथ चले गए। आरजेडी के साथ मिलकर महागठबंधन की सरकार बनाई और फिर नीतीश कुमार ने विपक्षी एकजुटता की मुहिम शुरू की, जिसके बाद नीतीश कुमार ने कई बार विपक्षी नेताओं से मुलाकात की। नीतीश कुमार ने विपक्षी पार्टियों को एक करने की कोशिश की और नीतीश की कोशिश से ही विपक्षी पार्टियां एक मंच पर आईं। 23 जून को पटना में विपक्ष की पहली बैठक हुई। उसके बाद 17 और 18 जुलाई को बेंगलुरु में विपक्ष की दूसरी बैठक हुई। बेंगलुरु की बैठक में विपक्षी गठबंधन को आईएनडीआईए का नाम दिया गया। अब 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में आईएनडीआईए की तीसरी बैठक होने वाली है और बैठक से पहले गठबंधन के संयोजक के नाम का मुद्दा गर्म है और संयोजक को लेकर बड़े बड़े
दावे किए जा रहे हैं। तो 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में विपक्षी नेताओं की तीसरी बैठक होने वाली है और IMDIA की इस बैठक से पहले बिहार में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। पक्ष और विपक्ष के नेता एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। देश में जो परिवर्तन की हवा बह रही है, जो परिवर्तन की बयार बह रही है, उसमें महती भूमिका बिहार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी और राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद जी की जो भूमिका है, उसके कारण भाजपा खेमे में बेचैनी और बौखलाहट है। माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार को विनाश के कगार पर पहुंचा दिए हैं। चारों तरफ 2 नंबर के शराब का सिंडिकेट चल रहा है। ईश्वर जैसा दिखती नहीं है, हर जगह बिक रही है। अपराधियों का साम्राज्य बन गया है, माफियाओं का साम्राज्य बन गया है। चारों तरफ घुसखोरी, भ्रष्टाचारी और हत्याएं, लूट, महिला उत्पीड़न हो रही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का विरोध कर रही है। और करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की। मुंगेर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर गोली मारकर एक युवक की हत्या कर दी गई है। बर्थडे पार्टी से लौटने के दौरान हत्या की इस वारदात को अंजाम दिया गया है। विपुल कुमार के सिर में गोली मारी गई है। जमालपुर थाना इलाके की घटना है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। बताया जा रहा है कि केशवपुर नक्की नगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के पास बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया है। विपुल कुमार कोठियारा के रहने वाले राजू मंडल के बेटे थे। फिलहाल हत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। क्या इसके बाद मोटरसाइकिल पर बैठाए लेकर आए, इमरजेंसी आते डॉक्टर मृत्यु घोषित कर दिया। सुने के बेटा को मार दिया के बर्दाव करके मर बेटा कल्ले था, कोई नहीं था, उधर छटपटा रहा था बेटा। हाँ बेटा का फिर भाग गया, लोग ने कब्जी खोल के बेटा का मान दिया, माथा में लेकर भागा बेटा का। बेटा कहाँ गया था? बेटा बोला हम बर्थडे में जा रहे हैं। अच्छा। और आरा से भी एक बड़ी खबर आ रही है, जहां अपराधियों ने एक और हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। हथियारबंद बदमाशों ने एक निजी होटल के मैनेजर को गोली मारी है और गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात मुफस्सिल थाना क्षेत्र के दौलतपुर बलुआ गांव की है। जानकारी के अनुसार मृतक होटल से काम करने के बाद बाइक से अपने घर जा रहा था और इसी बीच किसी ने उसे गोली मार दी, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। मृतक के परिवार वालों ने अपने पट्टीदारों पर ही जमीन विवाद में हत्या करने का आरोप लगाया है। वहीं हत्या की सूचना मिलते ही मुफस्सिल थानाध्यक्ष संजय कुमार सिंह दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और पूरे मामले की छानबीन में जुट गए हैं। मृतक बड़हरा थाना क्षेत्र के परना गांव निवासी गणेश सिंह का 24 साल का बेटा विशाल सिंह है। क्या थे? मैनेजर था। ये कब निकले थे होटल से? 11 बजे तो सुननी है कि क्लोज हुआ है। होकर साहेब बारन होटल का मैनेजर। तो आप लोग क्या सूचना मिली? कौन सूचना दिया? मेरा सूचना मिली कि पुलिस का मतलब हमने के तो घर से चलते रहे, लेट हुआ। सूचना नहीं मिला है, कोई सूचना नहीं मिला है। हाँ, हमने के घर से लेट हुआ तो हम लोग चल दिया कि कुछ हुआ है जरूर। आप लोग खोजने के लिए निकले थे? खोजने के लिए निकले थे। फिर देखा कि तो गाड़ी खड़ी है बलुआ के सामने, दुर्गा जी के मंदिर के सामने पुल पर। लोग बताया कि गोली मारने के कारण हत्या हुई है। अच्छा, ठीक ना। बॉडी कहाँ से बरामद हुआ? बॉडी बरामद हुआ आपको बलुआ गांव के सामने एक छोटा सा पुल है, आरा बड़हरा रोड में। अच्छा, वहीं से बॉडी बरामद हुई। फिलहाल मृतक के परिजन क्या आरोप लगा रहे हैं, कुछ बता रहे? मृतक के परिजन आरोप लगा रहे हैं कि किसी ने गोली मार करके हत्या की। अभी नाम तो क्लियरेंस नहीं है। अपने पट्टीदार पे ही? हाँ, लेकिन अब लोग बताएगा, लिख करके देगा तो भाई नेम के। और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। कुलपति नियुक्ति को लेकर यह बड़ी खबर है। राजभवन ने सर्च कमेटी का गठन किया है। विज्ञापन वापस लेने के बाद कमेटी बनाई गई है। सर्च कमेटी उम्मीदवारों का साक्षात्कार लेगी। 7 यूनिवर्सिटी में वीसी की नियुक्ति होनी है और वीसी की नियुक्ति के लिए आवेदन मांगे गए हैं। सर्च कमेटी योग्य उम्मीदवारों का पैनल तय करेगी और उसके बाद से सर्च कमेटी उम्मीदवारों का साक्षात्कार लेगी। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग की ओर से विज्ञापन वापस लेने के बाद सर्च कमेटी बनाई गई है। रावत भवन को ही सर्च कमेटी गठन करने का अधिकार है। आपको बता दें कि आवेदन की तिथि खत्म होने से कई उम्मीदवार फॉर्म भरने से भी वंचित हुए हैं।
तो बड़ी खबर आपको बता दें, कुलपति नियुक्ति से जुड़ी ये बड़ी खबर, 7 कुलपति की नियुक्ति होने वाली है और इसके लिए सर्च कमेटी का गठन बनाया गया है। सर्च कमेटी का पैनल ही ये वीसी का चयन करेगी, जो 7 यूनिवर्सिटी में जिनकी नियुक्ति होनी है। हमारे साथ रजनीश जुड़े हुए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। रजनीश, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, शिक्षा विभाग और राजभवन दोनों ने विज्ञापन जारी कर दिया था जो वीसी की नियुक्ति होनी है, लेकिन सीएम नीतीश कुमार के हस्तक्षेप के बाद जो है शिक्षा विभाग ने अपना जो विज्ञापन है उसको विड्रॉ कर लिया। जो नियमतः जो होना चाहिए, अब राजभवन ने अब सर्च कमेटी गठन कर दिया है जैसे ही शिक्षा विभाग का विज्ञापन वापस हुआ है। और सर्च कमेटी जो है अब एक तरह से कुलपतियों का साक्षात्कार लेगी जो अभ्यर्थी हैं, और उसके बाद जो है उनकी नियुक्ति की जाएगी। तो राज्य के 7 विश्वविद्यालयों के लिए आवेदन मांगे गए थे, हालांकि आवेदन की तिथि खत्म हो गई है और शिक्षा विभाग के विज्ञापन की वजह से कई ऐसे जो उम्मीदवार हैं वो आवेदन करने से चूक गए हैं, क्योंकि राजभवन की तिथि भी समाप्त हो गई है। अब जो है बहाली प्रक्रिया शुरू हो रही है और पहले जो है इस तरह से कमेटी जो है अब आवेदन को जो है स्क्रूटनी करेगी, उसके बाद साक्षात्कार की तैयारी होगी। तो कुल मिलाकर ये कहें कि वीसी नियुक्ति को लेकर अगले महीने जो है बहाली हो जाए, इसको लेकर सभी प्रकार की तैयारियां राजभवन ने कर लिया है। जी रजनीश, सर्च कमेटी का गठन किया गया है, इस कमेटी में कौन कौन से लोग होंगे? इसमें बिहार सरकार के तरफ से जो अधिकारी हैं और राजभवन के तरफ से भी हैं और शिक्षाविद भी हैं। तो कुल मिलाकर ये कहें कि सीएम नीतीश कुमार से ही लिस्ट मांगा गया था कि सर्च कमेटी में, जो चूंकि मुख्यमंत्री को ये अधिकार है सरकार में और दूसरी तरफ राजभवन में कुलाधिपति होते हैं उनको ये अधिकार है। तो सर्च कमेटी यानी बिहार जो विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 है उसमें संशोधन किया गया था, 2013 प्रावधान तैयार किया गया था, उसमें सर्च कमेटी गठन करने के बाद ही कुलपति की नियुक्ति होगी और ये अधिकार राजभवन को दिया गया है। तो निश्चित रूप से ये पहल शुरू हो गई है और अगले महीने कहा जा रहा है कि जो भी खाली होंगे विश्वविद्यालय जहां पर कार्यकाल वीसी खत्म हो रहा है वहां पर नए वीसी योगदान देंगे। जी चलिए, बहुत शुक्रिया रजनीश आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि विज्ञापन वापस लेने के बाद सर्च कमेटी का गठन किया गया है और ये कमेटी साक्षात्कार लेगी और उसके बाद जिन विश्वविद्यालयों में वीसी की नियुक्ति होनी है वहां पर वीसी को चुना जाएगा। बढ़ेंगे आगे। पटना से इस वक्त एक बड़ी खबर है, आज से अवैध पार्किंग का ई चालान कटेगा। सीसीटीवी से अवैध पार्किंग की निगरानी होगी। पहली बार 500 रुपए का चालान कटेगा, दूसरी बार 1000 रुपए का चालान कटेगा। यानी कि अगर पहली बार अवैध पार्किंग करने के आप दोषी पाए जाते हैं तो 500 रुपए का चालान कटेगा और दूसरी बार अगर आप दोषी पाए जाते हैं तो 1000 रुपए का चालान कटेगा। गलती करने वालों को जुर्माना भरना होगा और नियम तोड़ने वाले जुर्माना भरेंगे। सुनिश्चित पार्किंग स्थल पर ही पार्किंग होगी, सुनिश्चित जगहों पर पार्किंग की सलाह दी जाएगी। और इस खबर पर और अधिक जानकारी दे रही हैं संवाददाता विनीता मिश्रा। आज से शहर में जहां तहां आपने अगर गाड़ी पार्किंग की तो आपका ई चालान कटेगा। जी हां, आज से आप वहीं पे पार्किंग कर सकते हैं जहां प्रशासन की तरफ से पार्किंग की जगह सुनिश्चित की गई हो। अगर सड़कों पर आप पार्किंग करते हैं तो आपका ई चालान कटेगा और आपको 500 रुपए दंड स्वरूप भरना होगा। आज से नियम लागू कर दिए गए हैं, यानी आज से कहीं इधर उधर आप गाड़ी पार्क नहीं कर सकते हैं। अगर पार्क करते पाए गए तो आपको अवैध पार्किंग मानी जाएगी और आपको चालान भरना होगा। स्मार्ट सिटी के तहत सीसीटीवी कैमरे राजधानी पटना में जगह जगह लगा दिए गए हैं, इसलिए वैसे ही जगहों पर आपको पार्क अपनी वाहन को करना है जहां प्रशासन की तरफ से अनुमति दी गई हो। कई जगहों पर स्मार्ट पार्किंग भी बनाई गई है। अब तक अवैध पार्किंग को लेकर मैनुअल तरीके से जो चालान है वो काटे जाते थे, लेकिन अब पहली बार पटना में ई चालान अवैध पार्किंग के लिए भी काटे जाएंगे। 500 रुपए का जुर्माना दिया जाएगा और दूसरी बार में 1000 रुपए का जुर्माना दिया जाएगा। और इसके मद्देनजर पहले से ही लगातार जो प्रशासन है उनकी तरफ से बातें कही जा रही है कि अवैध पार्किंग ना करें, उससे बचने की कोशिश करें, क्योंकि जिस तरीके से डाक बंगला चौराहे पर लोग गलत तरीके से पार्किंग कर देते हैं, ऐसे में जाम की समस्या उन्हें झेलनी पड़ती है, लोगों को जाम में फंसना पड़ता है। लेकिन अब ऐसी स्थिति ना हो, इसके लिए जो जहां जहां सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, राजधानी पटना में तमाम ऐसे जगह है जहां सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं और अब उन सीसीटीवी कैमरों से वाहनों का ई चालान तो काटा ही जा रहा है, लेकिन अब अवैध पार्किंग का भी ई चालान आज से काटा जाएगा। यानी अब राजधानी पटना में आपका
मन मर्जी जहां तहां पार्किंग नहीं होने दी जाएगी और अगर आपने कहीं भी पार्क कर दिया अपने वाहन को तो आपका ई चालान कटेगा और पहली बार में 500, दूसरी बार में अगर आपकी गाड़ी अवैध पार्किंग में पकड़ी गई तो आपको 1000 का चालान भरना होगा। यानी आज से आप अपने वाहन वहीं पार्क करें जहां प्रशासन की तरफ से जगह सुनिश्चित किए गए हों। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज 18 पटना। और बड़ी खबर सीतामढ़ी से है, जहां बागमती और अधवारा समूह की नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। बागमती नदी के रौद्र रूप की वजह से कई इलाकों में हाहाकार की स्थिति बनी हुई है। मेजरगंज प्रखंड के रसूलपुर गांव में बागमती नदी के तेज धार की वजह से भयानक कटाव हो रहा है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह कटाव हो रहा है, नदी की धारा कितनी तेज है। बताया जा रहा है कि अब तक इस गांव का आधा अस्तित्व खत्म हो चुका है। गांव का अस्तित्व नदी में समा गया है। सैकड़ों मकान नदी में चले गए हैं। स्थिति बहुत नाजुक है। खेत पथारी ढहिए गया, घरों मकान ढह गया। कितना घर ढहा है? अरे 30 से 40 का ढह गया है। जिला प्रशासन द्वारा कोई मदद नहीं है। प्रशासन यहाँ डीएम भी आ रहे हैं, बीडीओ भी आ रहे हैं, सीओ साहब भी आ रहे हैं और प्रवचन कर कर चल जा रहे हैं। कोई राहत नहीं है। सरकार से क्या मांग? कुछ नहीं, अब दे नहीं रहे, हम मांगे क्या? अब वो नहीं देख रहा है। जब घर ढह गया, खेत ढह गया, सब कुछ ढह गया, अब मिल कुछ नहीं रहा है। लमसम कटाव जो हो रहा है 2016-17 से कटाव स्टार्ट है। ठीक है, यहाँ से जब भी देख रहे हैं नदी लमसम यहाँ से 10-15 किलोमीटर पश्चिम की तरफ थी। ठीक है, उधर ब्रह्मपुरी बांध है, नेपाल जो है ब्रह्मपुरी बांध, उधर से बांध कर ठोकर एकदम पिलर दे के जो होता है बोलर दे देकर खूब घुमा कर मतलब आगे तक आधा धार तक ले बांध दिया। ठीक है, बांधने के बाद ये नदी देख रहे हैं, नदी भी दिखाइएगा थोड़ा। यहाँ पर जितना भी देख रहे हैं, इससे पहले भी 50 घर लमसम भी नदी में समावित हो चुका है। ठीक है, उखाड़ के अपना जहाँ लोग बस रहा है, जहाँ गया तो वहाँ बस रहा है। बढ़ेंगे आगे। नवादा से बड़ी खबर है, जहां पर लोहे के रॉड से हमला कर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। एकनार गांव में हत्या की इस वारदात से हड़कंप है। जीजा ने साले की हत्या की है। मामूली विवाद में हत्या की इस वारदात को अंजाम दिया गया। हिसुआ थाना क्षेत्र की घटना है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि मृतक कारू मांझी एकनार गांव का रहने वाला था। कारू मांझी की बकरी जीजा के खेत में चली गई थी और इसी को लेकर विवाद हुआ और जीजा ने लोहे के रॉड से हमला कर साले की हत्या कर दी। पूरा परिवार बच्चा तक आकर के इसको बधारी और लोहा का औजार लेकर के आया और माथा पे मार दिया। 30 जगह माथा मार करके उसको घसीट के बाहर लेकर चला गया। उसके बाद वो अपना घर के पास ले जाकर के उसको मूड़ी काट दिया, मूड़ी पे मार दिया बधारी और वही पे उसका बहुत सारा खून ले गया। और बेगूसराय से बड़ी खबर, जहां पर गड्ढे में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। शव की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। आशंका जताई जा रही है कि अपराधियों ने पहले हाथ पैर बांधकर व्यक्ति की हत्या की होगी और फिर साक्ष्य को छिपाने के लिए उसे बहियार में मिट्टी के नीचे दबा दिया। घटना चौड़ाही थाना क्षेत्र के श्यामपुर बहियार की है। चौड़ाही थाने की पुलिस घटना की जांच कर रही है और जब पुलिस को घटना की सूचना दी गई तब पुलिस ने मजदूरों के माध्यम से गड्ढे को खुदवाया और उसमें से सड़े गले अवस्था में व्यक्ति का शव निकाला गया। फिलहाल पुलिस मामले को लेकर हर बिंदु से जांच कर रही है। कल में जो देखे अपना धान कमा रहे थे और अकेले थे, वो गिदौर बार बार गिदौर आता था। हम सोचते थे जो भर गए काट लेगा, हम दबाड़ते थे, वही आरी पर से दबाड़ देते थे और दौड़ कर चला रहा। कौन इसी जगह पे? हाँ, जहाँ डेट बदी अभी। हाँ, तब ऐसे में 2-4 आदमी आया, बबलू सिंह और जैसे राम मजार राजा सबको दिखाए। ये कहें जो भाई रथुआ करा है कि लहास करा है, यही सब बात है। हाँ, छोड़ो। और वही खेत बुलाया खाद छीटने के लिए, तो देखा वो घिसिया रहा था। तब कल सुबह मैं भी नहीं किया। कहाँ पे? श्यामपुर बाजार है, दिन पड़ता है। हाँ, उसी में लाश गड़ा हुआ है। फिर कैसे आप लोग निकाले लाश? पब्लिक जानकारी दिया, एक ढंग से लाश गड़ा हुआ है। उसको पब्लिक देखा, सुना, लाश जो है सुलीला बरामद हुआ। राजधानी पटना में 2 दिनों से बारिश नहीं हो रही है, लेकिन गंगा का जल स्तर बढ़ रहा है। आने वाले दिनों में गंगा और विकराल हो सकती है। गंगा का जल स्तर और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है।
राजधानी पटना समेत बिहार के कई जिलों में फिलहाल बारिश तो नहीं हो रही, लेकिन गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ गंगा ही गंगा नजर आ रही है। राजधानी पटना में जितने भी गंगा घाट हैं, वहां की तस्वीर फिलहाल कई दिनों से बदली बदली नजर आ रही है। दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ गंगा का बढ़ता हुआ जलस्तर नजर आ रहा है। उम्मीद यही जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में और तेजी से गंगा का जो लेवल है वो बढ़ेगा। नेपाल में जो बारिश हुई है उसका असर बिहार में भी देखने को मिल रहा है। कोसी बागमती के साथ साथ गंगा का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है और इस वक्त दीघा घाट की जो तस्वीरें हैं वो साफ तौर पर आप देख सकते हैं। दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ गंगा नदी ही नजर आ रही है। हालांकि इस वक्त नावों का परिचालन खतरनाक हो सकता है। बावजूद इसके गंगा के बीच मझधार में कई नावों का परिचालन यहाँ आप साफ तौर पर देख सकते हैं और वो भी नाव पूरा ओवरलोड नजर आ रहा है, क्योंकि जब गंगा का जलस्तर बढ़ता है ऐसे में जो घटनाएं हैं वो हो सकती है। खतरनाक गंगा का बढ़ता हुआ जलस्तर किसी के लिए भी हो सकता है। ऐसे में कोशिश यही की जाती है कि जब गंगा का लेवल लगातार बढ़ रहा हो तो नावों का परिचालन ना किया जाए। जिला प्रशासन की तरफ से ऐसे निर्देश भी दिए जाते हैं, लेकिन इस बार ना निर्देश और ना ही उसका पालन ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। दूर दूर तक बढ़ता गंगा का जलस्तर नजर आ रहा है और उन बढ़ते हुए गंगा के जलस्तर में नावों का परिचालन भी यहां किया जा रहा है। हालांकि उम्मीद यही जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में गंगा का जो लेवल है और बढ़ेगा। बारिश तो फिलहाल अभी आने वाले कुछ दिनों के लिए नहीं होगी, यानी आज से लेकर लगभग 5 दिन ऐसे हैं जहां पटना में और बिहार के कई ऐसे जिले हैं जहां बारिश नहीं होगी, लेकिन जो गंगा का लेवल है वो लगातार अभी बढ़ता हुआ नजर आएगा। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज 18 पटना। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं। आप बने रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।